हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजना यादव और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, जिसमें हम राजा, किसान और नगर के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी बुक थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 का चैप्टर 2 है और ये वीडियो लेक्चर पार्ट 1 है, जिसमें हम आपके ये सब टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका प्रिंसिप एंड पियदर्सी, द अर्लीस्ट स्टेट्स in early empire, finding out about the Mauryas, administering the empire, how important was the empire, new notion of kingships and divine king। तो ये सारे टॉपिक्स हम क्या करेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर में, इसको कवर अप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में इसको फिर वाइंड अप कर देंगे, खत्म कर देंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो इस चैप्टर के आपके 2 पार्ट्स होंगे। अभी हम पार्ट 1 में हाफ चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। अब देखो, इससे पहले क्या था चैप्टर 1 में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो आपके एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन अबाउट 1900, कब से कब तक, 1900 BCE, यानी कि जब आपका हड़प्पा सभ्यता का कब 1500 वर्षों के बाद क्या हुआ, अंत हुआ था। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा था, अलग अलग उपमहाद्वीपों में आपके कई जो थे वहां पे विकास हो रहे थे। जैसे 6th century ऋग्वेदा was composed by the living people living along the Indus and its tributaries। तो आपके क्या थे कि 6th century BC में, है ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो सिंधु नदी है और इसकी जो आपकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि जो उपनदियां हैं, उसके किनारे रहने वाले लोगों ने क्या किया, ऋग्वेद को कंपोज किया, ऋग्वेद लिखना शुरू किया। कब, 6th century में। और ये कहाँ रहते थे, इंडस और उसकी उपनदियों के आसपास के एरियाज में। इसके बाद क्या हुआ आपका, सेटल्ड एग्रीकल्चर इमर्ज इन नॉर्थ इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू एंड पार्ट ऑफ कर्नाटका। इसके बाद उत्तर भारत, दक्कन का पठारी क्षेत्र जो है वो, और कर्नाटक, ये सारे के सारे आपके क्या, ये जो पार्ट्स थे आपके उपमहाद्वीप थे, वहां पे कई जो आपकी ये एग्रीकल्चर सेटल्ड हुए। मींस आपकी जो कृषक बस्तियां हैं वो हमें क्या देखने को मिली है, वहां पे अस्तित्व में आई, देखने को मिली आपके नॉर्थ इंडिया में, डेक्कन प्लेटू में, कर्नाटका के आसपास के क्षेत्रों में। अ काइंड ऑफ न्यू डिस्पोजल ऑफ द डेड लाइक मेकिंग मेगालिथ्स इमर्ज इन द सेंट्रल इन द साउथ इंडिया। इसके साथ ही साथ आपके दक्कन और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में, है ना, क्या देखने को मिला है, चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिले हैं। और ईसा पूर्व, है ना, ईसा पूर्व की शताब्दी के दौरान आपके मध्य भारत में और दक्षिण भारत में शवों के जो अंतिम संस्कार होते हैं, है ना, काइंड ऑफ डिस्पोजल किया जाता है जो उनका, वो कैसे किया जाता है, आपके ये बड़े बड़े महापाषाण जिसको मेगालिथ बोला जाता है, इसके द्वारा पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं जो आपके कब्रों पे लगाए जाते थे, है ना। तो इस तरह का आपका जो ये ब्यूरियल सिस्टम है वो कहाँ पे देखने को मिला है, आपका सेंट्रल और साउथ इंडिया में देखने को मिला है, जिसको क्या बोला जाता है, महापाषाण के नाम से जिनको जानते हैं, मेगालिथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, द डेड वर बरीड विद आयरन टूल्स एंड वेपन्स। अब क्या करते थे ये लोग, अब शवों में, मतलब ये सारी चीजें तो महापाषाण के नाम के पत्थर के साथ इन लोगों ने हमें देखने को मिलती है, लेकिन कई जगहों पे हमने क्या देखा है कि ये जो आपकी डेड बॉडीज होती हैं, इसके साथ अलग विभिन्न प्रकार के आयरन, लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया जाता था। टूल्स एंड वेपन्स जो आयरन के बने होते थे, ये भी क्या करते थे, उनके साथ इनको दफना दिया जाता था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, इमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स, एम्पायर्स ऑफ एंड किंगडम्स। इसके साथ ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में नए परिवर्तन आने शुरू हो गए, जिनसे क्या मिले, हमें नए राज्यों के बारे में पता चला, जिनमें ज्यादातर आरंभिक राज्य, साम्राज्य और क्या, रजवाड़ों का, किंगडम्स का, एम्पायर स्टेट्स का, एम्पायर्स का, किंगडम्स का क्या, एक विकास शुरू हो गया। ठीक है, कब, ये जो 6ठी शताब्दी आपकी सेंचुरी है 6 BC, इसके बाद historian sources to understand are inscriptions, text, coins and visual materials। और इतिहासकार जो हैं आपके, historians जो हैं, इसी तरह के डेवलपमेंट को देखने के लिए क्या करते थे, आपके किस चीजों का अध्ययन करते थे,
इंस्क्रिप्शंस का, अभिलेखों का, टेक्स्ट का, ग्रंथों का, कॉइन्स का, सिक्कों का, और आपके जो भी विजुअल मटेरियल्स वहां पे देखने को मिलते हैं उसका क्या करते थे, उसका अध्ययन करते थे, इन सोर्सेस को पढ़ते थे, जानते थे, जिससे कि इन सब चीजों के बारे में पता चलता था। तो सबसे पहले अब आता है हमारा प्रिंसिप एंड प्रियदर्शी। ये क्या है, ये टाइटल है किसकी, अशोक की। ठीक है, देखो इन 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर जेम्स प्रिंसिप डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट। तो आपके 1830 के दशक की बात है, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर था जेम्स प्रिंसिप, उसने क्या किया था, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को, स्क्रिप्ट को क्या किया था, डेसिफर्ड मींस पढ़ा था। ये जो पूरा लिखा हुआ है आप देख सकते हैं इमेज में, ये क्या है, ये आपकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, इस टाइप से लिखी जाती थी। ये आपकी खरोष्ठी स्क्रिप्ट है, इस टाइप से लिखी जाती थी। तो जो भी आपके पिलर्स, इंस्क्रिप्शंस और ये सब मिला है, तो जेम्स प्रिंसिप ने क्या किया, ब्राह्मी खरोष्ठी को पढ़ा और आपकी ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों लिपियों को इसने पढ़ा। इसके बाद पढ़ने के बाद क्या देखा इसने, दीज स्क्रिप्ट्स वर यूज्ड इन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स। इन लिपियों का उपयोग ज्यादातर कहाँ पे देखने को मिलता है, आपका अभिलेखों और सिक्कों पर, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स में। He found that most of these mentioned a king referred as to प्रियदर्शी, यानी प्लीजिंग टू बी होल्ड। तो इसको देखने के बाद उसने, मतलब अब प्रिंसिप ने ब्राह्मी खरोष्ठी लिपि तो पढ़ ली, किस पे मिली, इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स में। तो उसमें ये क्या मेंशन है इसमें, कि जो प्रियदर्शी टाइटल मेंशन है, ये किसके लिए मेंशन है, किंग के लिए मेंशन है, जिसमें क्या बोला जाता है, मनोहर मुखाकृति वाला राजा, मीन्स जिसकी जो पर्सनालिटी है, जो उसका फेस है, वो कैसा है, बहुत ही प्लीजेंट है ना। तो ये क्या, किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दीज टेक्स्ट प्रियदर्शी वाज टू रेफर टू द मोस्ट फेमस किंग अशोका। तो जो आपकी ये प्रियदर्शी है, आपके बेसिकली किसमें, बौद्ध ग्रंथों में ये बताया जाता है कि ये जो प्रियदर्शी है, ठीक है, ये किसकी टाइटल है, अशोका की टाइटल है, जिसमें उसको क्या बताया जा रहा है, बहुत ही फेमस रूलर बताया जा रहा है। ठीक है, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, द अर्लीस्ट स्टेट, अब क्या आ गया, द अर्लीस्ट स्टेट्स शुरू हो गए, प्रारंभिक राज्यों का फिर यहाँ पे गठन शुरू हो गया, जिसमें आपका क्या आया, 16 महाजनपदाज आया। देखो हड़प्पा एक क्या थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन एक अर्बनाइजेशन है। वो क्या है, वो आपकी टाउन प्लानिंग वहां पे कैसी होती थी, सिटीज टाइप में होती थी, वो कोई ग्रामीण बस्ती नहीं थी। ठीक है, क्या थी, एक अर्बनाइजेशन था, कोई विलेज नहीं था। लेकिन आपके जो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड तक है ना, क्या था, सारे के सारे सिटी स्टेट्स नहीं थे, क्या थे, कबीलों में बटे हुए थे लोग, किसमें, छोटे छोटे पार्ट्स में अपना वहां पे लोग शासन करते थे, वहीं पे रहते थे। ठीक है, गणों में रहते थे, समूहों में रहते थे। लेकिन बाद में जब आपका लेटर वैदिक पीरियड आता है, 6th सेंचुरी BC आना शुरू हो जाता है, तो उत्तर वैदिक काल में आकर के ये छोटे छोटे कबीले मिलकर के क्या बन जाते हैं, आपके जन बन जाते हैं। फिर वो जन मिलकर के आपस में जनपदों का निर्माण करते हैं। मींस एक कबीले, जैसे आपका भरत है और कुरु है, उन दोनों ने मिलके क्या बना दिया, कुरु बना दिया। भरत कुरु मिलकर के क्या बन गए, कुरु बन गए। तो इस तरीके से आगे चल के क्या हुआ, छोटे छोटे कबीले एक बड़े से राज्य में तब्दीली हो गए, उसमें कन्वर्ट हो गए, और वो क्या बन गए, आपके महाजनपदास बन गए। ठीक है, तो आपके क्या 16 महाजनपदास आते हैं। द 6th सेंचुरी BC इज ऑफन रिगार्डेड एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। तो आपके आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इस काल को प्राय आरंभिक राज्य, देखो इट इज एन एरा एसोसिएटेड विद अर्ली स्टेट्स, cities and growing use of iron, the development of coinage etc. इस काल को प्राय क्या माना जाता है, आपके अर्ली स्टेट्स मींस आपके राज्यों को, नगरों का, लोहे के बढ़ते प्रयोगों का, सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। कि ये क्या है, ये सारी चीजें मिलकर के कहाँ पे ले जा रही है, हमें एक डेवलपमेंट के फेस में लेकर के जा रही हैं। इट ऑल्सो विटनेसेस द ग्रोथ ऑफ अ डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट इंक्लूडिंग जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। और इसी के साथ साथ इसी काल में 6th सेंचुरी BC में ही आपके बौद्ध और जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का भी क्या हुआ था, विकास हुआ था। ठीक है, ये भी क्या पैरेलली चल रहे थे।
आप देख सकते हैं मैप में, ये आपके क्या है 16 महाजनपदास दिए हुए हैं और उनकी कैपिटल्स दी हुई है। ठीक है, जैसे आपकी ये क्या है इंद्रप्रस्थ है, ठीक है, कुरु है, कुरु पांचाल, श्रावस्ती हो गई आपकी, कौशल हो गई, काशी, वाराणसी, वत्स हो गए, कौशाम्बी, चेदी, उज्जैनी, अवंती, मत्स्य, मथुरा, शूरसेनी, ये सारी की सारी क्या है आपकी 16 महाजनपदास और उनकी कैपिटल दी हुई है मैप में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट देयर वर 16 स्टेट्स नॉन एज महाजनपदास। तो आपके जैन और बौद्ध धर्म के आरंभिक जो ग्रंथ हैं, टेक्स्ट हमें जो मिले हैं, उसमें हमें क्या महाजनपदों के नाम मिले हैं और उनके 16 राज्यों का उल्लेख भी मिला है, जो क्या कहलाते हैं 16 महाजनपद कहलाते हैं, जैसे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार, अवंती, काशी, अंग, मल्ल, चेदी, वत्स, मत्स्य, सूरसेना, अश्मक एंड कंबोज। ये टोटल क्या है आपके 16 महाजनपद है। कहाँ पे हमें मिलता है इसका वर्णन, कहाँ पे मिलते हैं ये सारी की सारी आपकी लिस्ट, जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। ठीक है, while most महाजनपदास were ruled by kings, some known as ganas or sanghas were oligarchies. Oligarchies होता है where power of was shared by a number of men, often collectively called rajas. अब क्या था कि अधिकांश जो आपके महाजनपद थे उसमें क्या राजा का शासन होता था, लेकिन उसमें से कुछ गण और संघ के नाम से भी प्रसिद्ध लोग थे, मतलब प्रसिद्ध राज्य थे, जिसमें कई लोगों का क्या समूह, ग्रुप ऑफ पीपल है ना, ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पीपल जो थे वो शासन करते थे, जिनको गण और संघ बोला जाता था। ठीक है, और इसी समूह का जो व्यक्ति होता था, एक पर्सन जो होता था, जिसमें मेन होगा, मान लो कुछ व्यक्तियों का समूह है, ठीक है, वो क्या हो गए गण और संघ हो गए। उसमें जो ओलिगार्क की पावर रहती है वो एक पर्सन के पास रहती है, उसको क्या बोला जाता है, राजा बोला जाता है। ठीक है, तो महावीरा एंड बुद्धा बिलोंग टू सच एज गणास एंड वज्जी आल्सो वाज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ दिस। अब क्या है, भगवान जो महावीर है और भगवान बुद्ध है वो क्या थे, इन्हीं गण से संबंधित थे, और वज्जी संघ भी क्या है, इसी का एक एग्जाम्पल है, जिसमें क्या था कि कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा जो है वो गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। मीन्स आपके पास एक लैंड है, आपने वो एक गण को दे दिया, ठीक, उसमें क्या है कुछ पीपल्स का, नंबर ऑफ पीपल्स का एक क्या हो गया, ग्रुप हो गया, ग्रुपिंग हो गई, उसमें एक पर्सन राजा हो गया, वो उस उतने पार्ट में क्या कर रहा है, शासन कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका गण कहलाएगा। ठीक है, तो वज्जी इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। Each Mahajanpadas has a capital city which was often fortified. अब क्या थी कि आपके हर महाजनपद, जितनी भी आपके महाजनपद थे वो क्या थी, उनकी अपनी अपनी एक कैपिटल होती थी, राजधानी होती थी, और ये क्या थी, फोर्टिफाइड होती थी, किलेबंद होती थी चारों तरफ से। ठीक है, ब्राह्मणस बिगिन कंपोजिंग संस्कृत टेक्स्ट धर्मसूत्रा which laid down the norm for rulers. अब क्या थे आपके, एटलीस्ट 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही संस्कृत में ब्राह्मणों ने क्या किया, धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू कर दी, और इसमें शासकों के सहित बाकी सारे लोगों के लिए भी क्या बना दी, नियमों का निर्धारण किया, और सबसे ये बोला गया कि सभी को क्या करना है, इस नियमों का पालन करना है। ठीक है, किसमें, धर्मसूत्रास में। ओके, नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट अमंग अस द 16 महाजनपदास में आपका आता है मगध। तो 16 महाजनपदों में सबसे पहले कौन है, मगध है, जो बहुत ही क्या है, पावरफुल है। क्यों, क्योंकि बिटवीन 6th and 4th century BCE मगध अभी प्रेजेंट में कहाँ है, बिहार में है, बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास। तो आपके 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मगध क्या है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। क्यों, क्योंकि आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं, जैसे क्या, इसके रीजंस फॉर इट्स डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, देखो, फर्टाइल रीजन, आयरन माइंस, elephant found in a forest region and Ganga and its tributaries provided convenient communications. अब क्या था कि यहाँ पे पहली चीज क्या थी कि मगध का जो क्षेत्र है वो खेती की उपज के लिए क्या थी, वहां पे अच्छी किस्म की जमीन मिल गई उनको, है ना, पूरा फर्टाइल रीजन मिल गया। दूसरा क्या हो गई, आयरन माइंस हो गई आपकी, क्या लोहे की खदानें वहां पे बहुत ज्यादा थी, तो जिनसे उनको क्या टूल्स और वेपन्स बनाने में बहुत इजी रहता था। जैसे अभी प्रेजेंट में आपका झारखंड है जो जादूगौड़ा, वो पूरा आयरन माइन से भरा हुआ है, राइट। तो उसी तरह से जो आपका मगध था वो भी क्या था,
चारों तरफ से पहाड़ियों से पहली बात तो घिरा हुआ था, और उस पहाड़ी के अंदर क्या था, आयरन की माइंस थी, जिसमें वो अपने टूल्स एंड वेपन्स इजिली बना सकते थे, इसलिए भी वो मोस्ट पावरफुल हो गया। दूसरा आपका आता है एलिफेंट फाउंड इन द फॉरेस्ट रीजन। अभी जंगली क्षेत्रों में थे, तो जंगलों में क्या हाथी बहुत ज्यादा थे, जो क्या था इनकी सेना, इनका आर्मी का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। इसके बाद आपकी गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइडेड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन। देखो गंगा और इसकी जो उपनदियां थी, उससे इनके आने जाने का जो रास्ता है वो क्या होता था, सस्ता होता था और सुलभ होता था। मींस बहुत ही कन्वीनियंट और चीपेस्ट कॉस्ट पे ये लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउएवर अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट हु टॉक्ड अबाउट मगधा gives credit of its power to the policies of individuals। अब क्या थे कि जैन और बौद्ध लेखकों ने जो ये मगध की इंपॉर्टेंस है उसको क्या बताया है, मतलब वो क्या चीज बताई है कि मगध जो है वो क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस था। तो उसके पीछे जो रीजन बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स थे, और उनकी क्या थी, पॉलिसीज जो थी वो बहुत ही अलग थी, है ना। तो विभिन्न शासकों के द्वारा उनकी अलग अलग पॉलिसीज को अपनाया गया, पॉलिटिकल पॉलिसीज को, जिसकी वजह से मगध बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहा। रथलेसली एम्बिशियस किंग लाइक बिंबिसार, अजातशत्रु एंड महापद्मनाथ। तो जिसके मतलब इनके अनुसार जैसे बिंबिसार है, अजातशत्रु है, महापद्मनाथ है, ये जैसे क्या प्रसिद्ध राजा हुए, बहुत ही कैसे महत्वाकांक्षी शासक हुआ करते थे, जो क्या थे आपके, उनके मंत्री इनकी नीतियों को लागू करते थे। मतलब ये लोग आपस में मिल करके एक ऐसी पॉलिसी बनाते थे जिससे आपका जो एम्पायर है वो क्या था, टॉप पे पहुंच गया था और बहुत ही पावरफुल था। Initially, Rajgrah means house of the king. Present name Rajgir was the capital of Magadha. Later in 4th century BC, the capital was shifted to Patliputra, present day Patna. अब क्या था, जो आपकी स्टार्टिंग में प्रारंभ में जो राजगृह थी, राजगाह जो थी वो क्या थी, मगध की राजधानी थी। अभी कहाँ है प्रेजेंट में, बिहार के राजगीर। ये एक प्राकृत भाषा का शब्द लिया गया है, ठीक है। तो जिसका मतलब क्या होता है, राजा का घर, है ना, जिसका मतलब क्या था, राजाओं का घर। अब ये कहां पर था आपका, पहाड़ियों के बीच में पूरा बसा हुआ था। क्या था, किलेबंद फोर्टिफाइड था। तो फोर्थ यानी कि चौथी शताब्दी ईस्वी में पाटलिपुत्र को फिर क्या कर दिया गया, राजधानी बना दिया गया। कैसे, राजगिरी से ट्रांसफर करके पाटलिपुत्र बन गई, ठीक है। और जो जिसको अभी प्रेजेंट में क्या बोला जाता है, पटना बोला जाता है, जिसकी वजह से गंगा से आना जाना, जो गंगा रिवर है उससे आना जाना जो इनका कम्युनिकेशन है वो क्या हो गया, इजीली हो गया, ठीक है। तो इन्होंने फिर अपनी राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर ली कैपिटल। इसके बाद आपका आता है एन अर्ली एम्पायर। अब क्या हो गया, एक पहले क्या थे, राज्य थे, अब वो राज्य किसमें चले गए, आपके स्टेट और सिटीज किसमें कन्वर्ट हो गए, आपके एम्पायर, किसमें कन्वर्ट हो गए, आपके एम्पायर। तो एक आरंभिक साम्राज्य क्या था, देखो चंद्रगुप्त मौर्य founded the Mauryan Empire 31 BCE and extended control up to अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। तो मगध का जैसे जैसे विकास हो रहा था उसके साथ साथ क्या मौर्य साम्राज्य का भी उदय हो गया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। कब इन्होंने किया, लगभग 321 ईसा पूर्व के आसपास किया, ठीक है। और इन्होंने अपना शासन जो फैलाया था वो कहाँ फैलाया था, आपका कहां तक फैला लिया था, पश्चिमोत्तर से लेकर के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक में पूरा इन्होंने अपना एम्पायर को एक्सटेंड कर लिया था, फैला लिया था, ठीक है। He dethroned at the last Nanda ruler धनानंद with capital पाटलिपुत्र। इन्होंने क्या किया था, घनानंद को पराजित किया। घनानंद को पराजित करने के बाद उसकी कैपिटल पाटलिपुत्र को टेक ओवर किया, सीज किया, और वहां पर क्या किया, मौर्यन एम्पायर की स्थापना कर ली। उसके बाद आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर, जनरल ऑफ अलेक्जेंडर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन 305 BC। अब क्या था कि अलेक्जेंडर ने अलेक्जेंडर का जो जनरल था, सेनापति था, वो कौन था, सेल्यूकस निकेटर था, जो आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया से में आया था, कहाँ पे 305 BC में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया, इनके बीच में युद्ध हुआ, और हारने के बाद निकेटर ने क्या किया, एक ट्रीटी हुई दोनों के बीच में। A treaty was signed. Seleucus gave Chandragupta eastern Afghanistan, Baluchistan, and area west of Indus, and in return, Chandragupta gifted 500 elephant to Seleucus and married his daughter. अब क्या हुआ कि युद्ध में हारने के बाद वॉर हुई,
चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के निकेटर। सेल्यूकस और इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई। ट्रीटी में क्या बताया गया, ट्रीटी साइन हुई। ट्रीटी के अंदर सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दिया, ईस्टर्न का अफगानिस्तान दे दिया, बलूचिस्तान दे दिया, वेस्ट साइड से इंडस दे दी, इंडस के कुछ एरियाज दे दिए, ठीक है। और उसके बदले में फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, इनको 500 एलिफेंट्स गिफ्ट किए और इनकी बेटी से, जो इनकी बेटी हेलेना थी सेल्यूकस की, उससे क्या किया, मैरिड कर लिया, मैरिज हो गई इनकी, ठीक है। इसके बाद आता है हिज ग्रैंडसन अशोका, द मोस्ट फेमस रूलर किंग कलिंगा उड़ीसा, ठीक है। तो इसके बाद, ठीक है, जैसे ही आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे उसी के जैसा उनका पोता, पौत्र यानी ग्रैंडसन जो था अशोका, वो क्या था, पूरे भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है। जैसे ही उसने कलिंग पर, कलिंग अभी कहाँ पे है, प्रेजेंट में उड़ीसा में है, जैसे ही उसने कलिंग को क्या किया, विक्ट्री हासिल की, सक्सेस हुआ वो कलिंग की उसमें, है ना, कलिंग को जैसे ही उसने जीता उसके बाद वो क्या बन गया, मोस्ट फेमस रूलर बन गया इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यस। अब हमें मौर्य वंश के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो हम कैसे करें, ठीक है। तो हिस्टोरियंस हैव यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अब जो इतिहासकार थे, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने क्या किया था, विभिन्न प्रकार के स्रोतों का, सोर्सेस का यूज किया था, जिसमें आर्कियोलॉजिकल फाइंड स्पेशली स्कल्पचर, जिसमें आपका पुरातात्विक जो आता है ना, उसको ढूंढा, जिसमें आपके स्कल्पचर थे यानी कि जो विशेष मूर्ति कला थी, उससे हमें पता चलता है। कंटेम्पररी वर्क सच एज द अकाउंट्स ऑफ मेगास्थनीज, अ ग्रीक एम्बेसडर इंडिका। इसके साथ आपका सबसे ज्यादा क्या पता चलता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया था, जिसने क्या लिखा, इंडिका लिखा, ठीक है। तो इससे भी हमें क्या पता चलता है, मौर्य के बारे में पता चलता है। अर्थशास्त्र कंपोज्ड बाय कौटिल्य और चाणक्य। आपका अर्थशास्त्र जो है किसने, कौटिल्य या चाणक्य ने की थी। ये कौन था आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु भी थे और उनके क्या थे, मंत्री भी थे। उसके बाद आपके बुद्धिस्ट, जैनास एंड पुरानिक लिटरेचर्स एज वेल एज संस्कृत लिटरेचर, लिटरेरी वर्क्स, ठीक है। तो इसके साथ ही क्या होता है, आपके जैन धर्म, बौद्ध ग्रंथ और आपके जो ये लिटरली पुरानिक लिटरेचर्स हो गए और संस्कृत, है ना, ये जो सोर्सेस हैं आपके, संस्कृत के टेक्स्ट हैं, इन सभी से हमें क्या पता चलता है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। नाउ इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका ऑन रॉक्स एंड पिलर्स। अब क्या थे, अशोक जो था वो पहला ऐसा शासक था, देखो अब हमें क्या पता चला, कॉइन्स मिले, आपके स्कल्पचर्स मिले, मूर्ति कला मिली, है ना, मूर्तियां मिली। तो अब हमें इसके बारे में जानकारी कैसे मिलेंगी, क्योंकि सोर्सेस तो यही है, या तो मूर्ति कला से, या फिर आपके इंस्क्रिप्शन से, या फिर कॉइन से, ठीक, इसके अलावा कुछ और तो था नहीं, ठीक। तो ये जो आपके इंस्क्रिप्शंस बनाए जाते थे, ये किस पे बनाए जाते थे, बड़े बड़े पत्थरों पर या फिर पिलर्स यानी आपके स्तंभों पर बनाए जाते थे, जो कि क्या है, अशोक के टाइम पीरियड के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मूल्यवान स्रोत, सोर्सेस माने जाते हैं। अशोका वाज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब द मैसेज और धम्मा टू हिज सब्जेक्ट। देखो अशोक जो था पहला आपका रूलर था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए क्या किया था, संदेश, मैसेज जो थे किस पर खुदवाए थे, प्राकृतिक पत्थरों पर और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे, जिसमें उसने अपने अभिलेखों के माध्यम से, अपने इंस्क्रिप्शन के माध्यम से क्या किया था, धम्म का प्रचार किया था, स्प्रेड किए थे धम्म के मैसेज को, किसके थ्रू, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। तो धम्मा इंक्लूडेड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर, generosity towards brahmanas, treating slaves and servants kindly, respects for other religions and traditions etc. ठीक है। तो इसमें क्या किया था, अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया, जिसमें क्या इंक्लूड है, बड़ों के प्रति आदर करना, सन्यासियों और ब्राह्मण के प्रति उदारता दिखाना, सेवकों और दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना, दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर करना, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ पे दिखाई गई हैं, आपके इस तरह का ये पिलर है, आप देख सकते हो ये सारी बातें यहाँ पे इस तरीके से मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आता है एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर। अब पूरे साम्राज्य का प्रशासन कैसा था ये भी देखते हैं।
There was 5 major political centers in the Mauryan Empire: पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशली एंड स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी क्या है आपका कर्नाटका में है। तो देखो मौर्य साम्राज्य जो था उसके 5 प्रमुख क्या माने जाते हैं, पॉलिटिकल सेंटर्स माने जाते हैं, मींस राजनीतिक केंद्र माने जाते हैं, जिसमें आपकी राजधानी जो थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र थी, और उसके 4 क्या थे, प्रांत थे। ठीक है, 4 क्या थे, प्रांत थे। कौन कौन से, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशली और सुवर्णगिरी। तो एक 5 मेजर पार्ट्स में डिवाइड हो गया आपका इस टाइप में, देखो ये ऐसे। ठीक, तो ये आपका मिड में आ गया, इसका क्या, मिड में आ गया आपका पाटलिपुत्र, और बाकी आपका इधर उधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में आपके ये सारे के सारे तक्षशिला, उज्जैनी, तोशली, सुवर्णगिरी, ये इसके चारों के चारों पार्ट्स हो गए। ठीक है, और इन सब का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, आपके इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो, some message emerged everywhere from the present day southwest frontier provinces of Pakistan to Andhra Pradesh, Odisha and Uttarakhand in India। अब आपके देखो, अगर हम इन इंस्क्रिप्शन को देखें तो ये मैसेज हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, आपके प्रेजेंट में पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान के कहाँ पे, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत है ना, फ्रंटियर प्रोविंसेस जो है वहां पे देखने को मिलते हैं, वहां से लेकर के आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा से लेकर के आपके उत्तराखंड में, हर एक स्थान में हमें एक जैसे सेम मैसेजेस आपको देखने को मिलेंगे जो इसने इंस्क्रिप्शंस में लिखवाए हुए थे। इन दिस मोस्ट एम्पायर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स वर केयरफुली चूजन। ठीक है, तो ऐसा ये बोला जाता है कि पूरे साम्राज्य में आपका इतने बड़े बड़े क्षेत्रों में है ना, सबसे प्रसिद्ध क्या था, सेंटर्स का जो ये आपका हम चूजन करते थे, इन पूरे पूरे केंद्रों का जो चयन करते थे वो कैसे करते थे, बहुत ही ध्यान से करते थे, ताकि ये देखा जा सके कि अगर हम यहाँ पर हैं तो इस पूरे एरिया को अच्छे से संभाल सके, यहाँ पर है तो इस पूरे एरिया को अच्छे से संभाल सके, यहाँ पर है तो इस एरिया को, और यहाँ पर है तो इस एरिया को। तो बीच का कौन देखेगा, बीच का आपका सेंटर पाटलिपुत्र जो है आपकी कैपिटल वो देखेगी। तो ये जो आपके एरियाज थे, ये जो सेंटर्स थे, इनको चूज बहुत ही केयरफुली तरीके से करना पड़ता था, है ना, ताकि क्या हो सके कि जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो साम्राज्य की राजधानी और उसके आसपास के केंद्रों पर वैसा ही रहे, बीच में कोई लैक ना आए, है ना, कम्युनिकेशन का। Both Takshila and Ujjaini being situated on important long distance trade routes, while Suvarnagiri was possibly important for trapping the gold mines। अब क्या था कि आपकी ये जो तक्षशिला और उज्जैनी थे ये क्या थे, लंबी डिस्टेंस वाले क्या थे, महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे, जहां पे क्या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था, ये वहां पे बनाए गए थे। उसके बाद सुवर्णगिरी जो है वो क्या थे, वहां पे आपकी सोने की माइंस थी, गोल्ड की माइंस थी, तो वहां पे ये सुवर्णगिरी को बनाया गया था, जहां पे आपकी पूरी गोल्ड माइंस, ताकि गोल्ड का पूरा एरिया ये टेक ओवर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, communication along both land and riverine routes was vital for the existence of the empire। अब क्या था, साम्राज्य के संचालन के लिए है ना, कम्युनिकेशन के लिए भूमि और नदियों, ठीक है, लैंड से भी और रिवर राइन से भी, नदी मार्ग से भी और भूमि मार्ग से भी क्या होता था, आपका एग्जिस्टेंस किया जाता था, एम्पायर में आना जाना वहां से बना रहता था दोनों मार्गों से। आर्मी वॉज एन इम्पोर्टेंट मेन ऑफ प्रोटेक्शन। राजधानी में देखो क्या होता था कि अगर आप बहुत टाइम लग जाता था जाने के लिए, तो उसकी सुरक्षा के लिए हमें क्या चाहिए होती थी, आर्मी चाहिए होती थी। ठीक है, अब आप चाहे रिवर से जा रहे हो चाहे लैंड रूट से जा रहे हो, तो राजधानी में जाने के लिए मतलब कई महीने भी लग सकते थे, कई वीक्स भी लग सकते थे, तो जिसके लिए वहां पे आपको खाने पीने की और सारी आपकी प्रोटेक्शन की भी जरूरत होती थी। तो इसके लिए वहां पे क्या, सेना सुरक्षा का एक क्या मेन पर्पस था, मेन वहां पे मोटिव था। आर्मी वॉज इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, ताकि आप क्या कर सके, आप उनका प्रोटेक्शन कर सके। इसके बाद मैगजीनीज मेंशन अ कमेटी विद 6 सब कमेटीज। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे सेना क्या है, सुरक्षा का एक माध्यम थी, एक मीडियम थी प्रोटेक्शन का,
तो मेगास्थनीज ने जो आपकी ये सैनिकों की आपकी जो गतिविधियां होती थी ना, जो एक्टिविटीज होती थी, उसके लिए उन्होंने एक समिति और उसकी क्या 6 एक कमेटी बताई है और उसकी क्या 6 सब कमेटीज बताई थी, जो क्या करते थे, वन फॉर कोऑर्डिनेटिंग द नेवी, एक क्या करती थी आपका नौसेना का संचालन करती थी, दूसरा क्या करती थी सेकंड मैनेज ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन, दूसरा क्या करती थी आपका यातायात और खान पान का संचालन करती थी, ठीक है, जो आपके लैंड रिसोर्सेज होते हैं वहां पे। थर्ड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुट सोल्जर्स, तीसरी क्या करती थी, जो आपके फुट सोल्जर्स होते थे ना, पैदल सैनिक होते थे, उनकी देखरेख करती थी। फोर्थ क्या करती थी, हॉर्स का, यानी कि जो घुड़सवार होते थे घोड़ों का, उनका ध्यान रखती थी। फिफ्थ जो थे वो आपकी चैरियट्स का, जो आपके रथ गाड़ी या आपकी बग्गी वगैरह चलाते थे, बैलगाड़ियां, इन सब चीजों को देखती थी। और छठी क्या करती थी आपके 6 फॉर एलिफेंट्स, छठी जो थी हाथियों का संचालन करती थी। क्यों? क्योंकि इनके पास हाथी बहुत सारे थे, तो आपकी जितनी भी आपकी क्या हो गई, ये आर्मीज हो गई, सारी की सारी आपकी पैदल सेना, जल सेना, थल सेना, है ना, घोड़े वाले हो गए, बैलगाड़ी वाले हो गए, बग्गी वाले हो गए, हाथी वाले हो गए, इन सब की ये सारी की सारी कमेटीज क्या करती थी, ध्यान रखती थी, केयर करती थी, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ सेकेंड सब कमिटी वर्क रेदर वेराइड, अब जो आपकी दूसरी उप समिति थी ना, दूसरी जो आपकी समिति थी, उसके कुछ और भी काम थे, जैसे अरेंजिंग फॉर बलक कार्ट्स टू कैरी इक्विपमेंट्स, preparing food for soldiers and fooders for animal, and recruiting servants and artisans to look after the soldier। अब ये क्या करते थे, दूसरे वाले का काम क्या था कि जितने भी आपके ये टूल्स वगैरह होते थे ना, उपकरण को धोने के लिए क्या करते थे, बैलगाड़ी की व्यवस्था करते थे, बलक कार्ट की, ताकि ये सारे इक्विपमेंट्स लेके जा सके उसमें। सैनिकों के लिए भोजन मीन्स आपका जो फूड्स है सोल्जर्स के लिए वो प्रोवाइड कराना। जानवर है आपके, हाथी है, घोड़े हैं, है ना, बैलगाड़ियां हैं, तो ये क्या करेंगे, खाना नहीं खाएंगे क्या, चारे की तो जरूरत है ना, आप युद्ध में लेके जाएंगे तो इनके खाने की भी व्यवस्था आपको देखनी पड़ेगी। तो ये क्या करते थे, वो सारी की सारी चीजें उस पे लाद करके लेके जाती थी, ठीक है। और उसके साथ साथ सैनिकों की देखभाल करने के लिए भी कुछ आपके क्या जाते थे, सर्वेंट्स जाते थे। और आपके सोल्जर्स जो थे, आर्टिजन्स थे, वो क्या करते थे, वो भी चाहते थे, जैसे आपके हथियार बना रहे हैं या बग्गी है, घोड़ा है, किसी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उसकी देखरेख के लिए भी ये आर्टिजन्स वगैरह वहां पे जाते, ठीक है। धम्म महामात वर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म। इसके बाद अशोक ने क्या किए थे, अपने पूरे के पूरे साम्राज्य को बड़ा बनाने के लिए उसने धम्म का प्रचार किया, ठीक है। धम्म के सिद्धांत में क्या बताया गया है कि धम्म का जो है माध्यम से लोगों का जीवन क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, अभी भी और इसके बाद भी। इसी वजह से उसने धर्म के प्रचार के लिए क्या किया था, महामात, धम्म महामात नाम के एक विशेष ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की थी, नियुक्ति की थी, जिससे क्या हो सके, धम्म का जो है मैसेज को वो स्प्रेड किया जा सके पूरे उसके साम्राज्य में। आप देख सकते हैं, ये देखो, ये क्या है आपके रॉक एडिक्ट्स है, मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, पिलर इंस्क्रिप्शंस, ये आपके चैप्टर में दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे इसके मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। ये रेड कलर के जो ये ट्रायंगल बने हुए हैं, कालसी इसका मेजर रॉक एडिक्ट है, मानसेरा, शहबाजगढ़ी, कांधार, है ना, सन्नति, सोपारा, गिरनार, ये क्या है इसके मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। माइनर रॉक एडिक्ट्स कहाँ हो गए, ये जो पर्पल कलर की, यहाँ साउथ इंडिया में ज्यादा है, मास्की, गोवीमठ, है ना, पालकी गुंडा, जटिंग, रामेश्वर, सिद्धपुर, है ना, ब्रह्मगिरी, नटूर, उद्गोलन, है ना, ये सारे के सारे क्या है आपके माइनर रॉक एडिक्ट्स मिल गए। उसके बाद ये बैराट और बाबरू, है ना, ये सारे कहाँ पे आपके राजस्थान में है, तो ये आपके माइनर रॉक एडिक्ट्स हो गए। इसके बाद पिलर इंस्क्रिप्शंस कहाँ कहाँ पे मिले हैं, ये आपकी ईस्ट इंडिया में ज्यादा देखने को मिलते हैं, ईस्टर्न साइड पे, जैसे आपका गिरनार, गिरनार में हो गया ना, गुर्जरा हो गया, कौशाम्बी हो गया, सांची, सारनाथ, है ना, और आपका ये सहसा राम हो गया, पाटलिपुत्र में हो गया, निगली सागर में हो गया, रुमनदेही हो गया, रामपुरवा, लौरिया, नंदगढ़, लौरिया, अरारेज, ये सारे के सारे इन क्या है, पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ इंपॉर्टेंट वॉज द एम्पायर, कि आपका जो मौर्य साम्राज्य है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, है ना, कितना इंपॉर्टेंट था, ये चीज है।
तो when historians begin reconstructing early Indian history in the 19th century, the emergence of the Mauryan Empire was regarded as a major landmark. तो जब आपकी क्या 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की, तो मौर्य इतिहास को, मौर्य साम्राज्य के इतिहास को क्या माना गया? मेन टाइम पीरियड माना गया, है ना, मेजर लैंडमार्क माना गया। कैसे? देखो, India was under colonial rule and was the part of the British Empire 19th and early 20th century. Historian found the emergence of the Mauryan Empire in early India was both challenging and exciting. अब क्या हो रहा था 19वीं और 20वीं, ठीक है, 19वीं और 20वीं सदी में आपका क्या हो रहा था? देखो, इस समय जो है आपका भारत, जो आपका इंडिया था, वो कहाँ था? वो कहाँ था? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक कॉलोनियल थी, कॉलोनियल रूल माना जा रहा था, इसके अंदर इंडिया में चल रहा था आपका ब्रिटिश एम्पायर का, ठीक है। उसी के बाद आपका 19वीं और 20वीं सदी में जो भारत के इतिहासकार है, उनको प्राचीन भारत में क्या, एक ऐसे साम्राज्य की संभावना कि मींस आपका कॉलोनियल रूल भी चल रहा है वहां पे और अटैक्स भी हो रहे हैं, उसके बावजूद इतने बड़े साम्राज्य को कैसे स्थापित कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और ये इतने लंबे समय तक कैसे रहा, और पूरे इंडिया पे इसका शासन था, है ना। तो हिस्टोरियंस को ये बात जानने में बहुत ही ज्यादा मतलब ये लग रहा था, चैलेंजिंग लग रहा था कि ठीक है, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं कि ये कहाँ तक फैला था और कितने टाइम पीरियड तक था, क्या क्या चैलेंजेस आए इनको अपना रिकंस्ट्रक्ट बिल्ड करने में, पावर बिल्ड करने में, पूरा एम्पायर को स्प्रेड करने में, उसके एक्सटेंशन को बढ़ाने में, है ना। तो आपके हिस्टोरियंस क्या कर रहे थे? एक्साइटेड हो रहे थे इस चीजों को जानने के लिए। Archaeologists found stone statues were considered outstanding art typical of Mauryan Empire. अब आपके क्या थे कि जो मौर्यकालीन सभी जो है ना, जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड हो रहे थे, उनको क्या मिल रहा था? पत्थर की बनी हुई क्या मिल रही थी? मौर्यन एम्पायर की स्टोन स्टैचूज मिल रहे थे, पत्थरों की मूर्तियां, ये सारी चीजें मिल रही थी। तो उससे क्या मिल रहा था? एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग टाइप ऑफ आर्ट वहां पे देखने को मिला। किसमें? मौर्यन एम्पायर में, जिसमें इस साम्राज्य की जितनी भी पहचान की जा सकती थी कि ठीक है, हमें अब वहां से क्या पिलर इंस्क्रिप्शन मिल रहा है ना, आपका अशोक स्तंभ मिल रहा है ना, जिसमें उसने वो 4 शेर बनवाए हुए हैं, जो आप देखते हैं एम्बलेम है अभी भी, नेशनल एम्बलेम वो है। तो वो सारी चीजें हमें देखने को मिल रही थी, तो इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट और ज्यादा ही क्या हो रहे थे? एक्साइटेड हो रहे थे। Many of these historians found the message on Ashokan inscription very different from that of the most other ruler, suggesting that Ashoka was more powerful, hardworking, and humble than later rulers. So the nationalist leader in the 20th century regarded Ashoka as an inspiration. अब देखो क्या हो रहा था कि इतिहासकार जो है अभिलेखों पर लिखे संदेशों को शासकों से अलग मानते थे, मतलब बाकी लोग जो शासक थे उनसे बहुत डिफरेंट थे। तो उनको ये लगा कि बाकी राजाओं के अपेक्षा, मतलब बाकी राजाओं से अशोक क्या है? बहुत ज्यादा ही पावरफुल है और बहुत हार्डवर्किंग है, मींस बहुत शक्तिशाली भी है और उतना ही परिश्रमी शासक है। लेकिन साथ ही साथ बाद में वो क्या देखने लगे कि राजाओं की अपेक्षा वो क्या था? बहुत ज्यादा ही हम्बल भी था, ठीक है, जो अपने नाम के साथ साथ बड़ी उपाधियां, टाइटल्स को जोड़ा करता था, ठीक है। इसीलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि 20वीं आपके जो 20th सेंचुरी के आपके जो ये नेशनलिस्ट लीडर्स थे, राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने क्या किया? अशोक को अपना इंस्पिरेशन माना। क्यों? क्योंकि उसकी इस पावरफुल एक्टिविटी की वजह से, हम्बलनेस की वजह से, हार्ड वर्किंग की वजह से, ठीक है। तो इन सब चीजों की वजह से उसने जो मैसेजेस दिए आपके इंस्क्रिप्शन से, वो बाकी के रूलर से बहुत डिफरेंट था, ठीक है। अगर वो बहुत ज्यादा ही आपका एग्रेशन में रहता था, एग्रेसिव था, उतना ही वो हम्बल भी था, ठीक है। इसी वजह से वो क्या था? मोस्ट पावरफुल और फेमस रूलर माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, न्यू नोशन ऑफ किंगशिप, ठीक है। आपके राजधर्म जो थे वहां पे कुछ नए सिद्धांत आए थे, जिसमें आपके क्या आते हैं? दक्षिण के राजा और सरदार आते। देखो, बाय
200 by 200 BC's emergence of new chiefdoms and kingdoms in several part of the subcontinent। तो आपके करीब 200 है ना, 200 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास क्या हुआ, नए राज्य उभर कर सामने आए। कैसे? आपके उपमहाद्वीप में दक्कन और उसके दक्षिण के क्षेत्र में कुछ नए राज्य आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कौन आते हैं आपके चोलास, चेरास एंड पांड्यास एंड तमिल कम नॉन फॉर संगम टेस्ट, जिसमें आपको देखो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से किसमें आते हैं, तमिलकम में आते हैं। चोल, चेर और पांडे जैसी इन सरदारियों का, जिसको चीफडम्स बोलते हैं, इनका क्या हुआ, उदय हुआ कब, 200 BC में। ठीक है, और ये राज्य बहुत ही क्या समृद्ध, बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरस थे और स्थायी थे, मींस वहीं पे स्टेबल भी हुए। Most of these states, including सातवाहनास and शकास, had control over long distance trade network। ठीक है, इनके बारे में क्या पता चलता है, बहुत सारे सोर्सेस से ये पता चलता है कि इन लोगों ने क्या किया है, काफी लंबे समय तक शासन किया। जैसे आपके कुछ सरदार और राजा लंबी दूरी के क्या व्यापार में राजस्व, आपका जो टैक्सेशन होता था वो जुटाते थे, जिसमें आपका मेन क्या हो गया, मध्य, यानी सेंटर में आपके क्या हो गए, मध्य और पश्चिम भारत में शासन करने वाले सातवाहना, जो दूसरी शताब्दी से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक। ठीक है, इन्होंने यहाँ तक क्या किया, शासन किया। और इसमें आपके पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले एशियाई मूल के क्या थे, शक शासक भी थे। आपके देखो सातवाहनास और शका ने क्या किया, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड नेटवर्क को क्या कर लिया, कवर कर लिया। ठीक, वहां पे क्या कंट्रोल कर लिया। उसके बाद जो आपके कुशानास आए थे, तो कुशानास 1st सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी EC तक थे। रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू द न्यू वेस्ट एशिया। तो आपके देखो शकों के साथ साथ सातवाहनों के साथ साथ शक आए। शकों ने क्या किया, आपका उत्तर पश्चिम महाद्वीप में पश्चिमोत्तर, आपका क्या सेंट्रल एशिया टू न्यू वेस्ट इंडिया, पश्चिमोत्तर से लेकर के पश्चिम भारत में पूरे इन्होंने क्या किया, शासन किया। Their historians had been reconstructed from inscriptions, coins, sculptures which convey a sense of the notion of kingships। ठीक है, तो इसके बारे में देखो, अब हमें इनकी हिस्टोरियंस के बारे में कैसे पता चलेगा, इनके किससे, आपके कॉइन से पता चलेगा, इंस्क्रिप्शन से पता चलेगा, और इसके साथ साथ आपके क्या स्कल्पचर से पता चलेगा कि ये जो सरदार थे वो कैसे थे और क्या काम करते थे। ठीक है, समझ में आ गया ना यहाँ तक कि नोशन ऑफ किंगशिप में सातवाहनास और शकास जो आ गए थे वो, और तमिल क्षेत्रों में आपकी चोल, चेरास, पांडास आ गए थे 200 BC में। तो मौर्यन एम्पायर के एंड के बाद, जब आपका मौर्य साम्राज्य एंड हो गया था, तो उसके बाद ये छोटे छोटे से फिर राज्य उभर कर सामने आ गए थे, जो उनके राज्य में शामिल थे। फिर वो उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपना एक रूल्स और रेगुलेशन वहां पे स्थापित कर दिया था। अब आता है डिवाइन किंग। डिवाइन किंग का मतलब होता है दैविक राजा, मीन्स राजा को क्या माना जाता है, डिवोशनल की तरह माना जाता है, एक भगवान की तरह माना जाता है, जैसे दैवीय शक्ति के समान। Some kings wanted to get higher status and identify with the variety of God। तो राजाओं के लिए कुछ मतलब हायर स्टेटस यानी उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक ही साधन था, क्या, अपने आप को विभिन्न देवी देवताओं के साथ जोड़ना। Kushan got best strategy who ruled over a vast kingdom extending from Central Asia to Northwest India। कुशानास ने सबसे अच्छी आपकी क्या, कुशानों ने क्या किया था, इसका सबसे अच्छा आइडिया निकाला था, जिसकी वजह से उन्होंने मध्य एशिया से लेकर के कहां तक, पश्चिमोत्तर भारत तक शासन किया था। ठीक है, लगभग पहली शताब्दी से लेकर के पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक, है ना, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसवी तक जो है इन्होंने शासन किया, और इस स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से चलाया, जिसकी वजह से उन्होंने इतने बड़े एम्पायर पे क्या किया, शासन किया। Their history has been come to know from inscriptions and textual tradition and got evidence from coins and sculpture। देखो, अब हमें कुशान, अगर हमें कुशानास की हिस्ट्री लिखनी है तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, इनके अभिलेखों को, इंस्क्रिप्शंस को, इनकी साहित्यिक परंपरा को, जो इनके टेक्सचुअल ट्रेडिशंस थे, उन सारी चीजों को। उसके साथ साथ आपके क्या कॉइन्स,
कॉइन्स जो हैं इन्होंने बहुत ज्यादा, देखो जिस प्रकार के राजधर्म का कुषाणों ने अपनी इच्छा से, मीन्स इन्होंने पूरा का पूरा जो एम्पायर वहां पे खड़ा किया था, उसके हमें एविडेंस कहाँ से देखने को मिलते हैं? सिक्कों पर और मूर्तियों से। मतलब इन्होंने जो कॉइन्स है और स्कल्पचर है वहां से भी हमें इनकी पूरी हिस्टोरी को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, द स्टैचू ऑफ कुशानास रूलर हैव बीन फाउंड एट मार्ट नियर मथुरा, यूपी के पास, विद गॉड्स। सिमिलर स्टैचू हैव बीन फाउंड इन अफगानिस्तान एज वेल। अब क्या था, जिस प्रकार का ये राजधर्म अपनाते थे ना, वहां से हमें इनकी जो मूर्ति है वो कहाँ से? उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास मार्ट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की क्या मिली है? एक बहुत बड़ी मूर्ति मिली है, वहां पे लगी हुई थी। और अफगानिस्तान के देवस्थान पर भी इसी टाइप की एक मूर्ति वहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, कैसी? ये देखो, ये है आपकी क्या, इस टाइप की ये कुषाण शासकों की मूर्ति है। ये हमें कहाँ पे? यूपी में मथुरा में मार्ट के पास देखने को मिलती है, और अफगानिस्तान में देवस्थान में भी सेम ऐसा स्टैचू आपको देखने को मिलता है। और ये आपकी क्या है? कॉइन्स है। ये क्या है? कॉइन्स हैं, जिसमें ये अपने आप को क्या दर्शाते थे? देवी देवता के समान दर्शाते थे। तो सम हिस्टोरियंस फील दैट कुशानास कंसीडर्ड देमसेल्व्स गॉड-लाइक एंड मेनी अदर give title Devputra, son of God. It may be inspired by a Chinese ruler who called themselves son of heaven. तो अब क्या हो रहा था कि गुप्त शासकों के लिए कई इतिहासकार ये बताते थे कि ये जो है ना, ये क्या करते थे? आपके रूलर्स कौन सी टाइटल यूज करते थे? जैसे कुछ इतिहासकार इन आपकी ये जो मूर्ति मिली है, सिक्के मिले हैं, इससे हम क्या अंदाजा लगाते थे कि कई कुषाण शासकों ने अपने आप को क्या बताते थे? देखो, ये जो आपको मूर्ति दिखाई जा रही है ना, उससे ये क्या दिखाते थे? ये फील कराते थे कि ये क्या है? देवता के समान है ना? ये क्या है? एज लाइक अ गॉड। ठीक, उसके बाद ये जो आपको कॉइन दिखाए जा रहे हैं, तो कॉइन में ये क्या टाइटल लगाते थे? कौन सी? देवपुत्रा की। देवपुत्रा मीन्स देवता का पुत्र। ये सारी ये टाइटल्स लगाते थे अपने नेम के आगे, ये दिखाने के लिए कि हम क्या है? देवता के समान हैं। और ये हमें, ये इंस्पिरेशन इनको कहाँ से मिली होगी? चीनी शासक से प्रेरित होकर ये क्या बताते हैं अपने आप को? मतलब वो आपके जो चाइना के लोग थे, जो चीनीज लोग थे, वो अपने आप को क्या बताते थे? सन ऑफ हेवेंस, मीन्स स्वर्ग का पुत्र बताते थे। ये अपने आप को क्या बताते थे? देवपुत्र बताते थे, सन ऑफ गॉड बता देते थे। ठीक है, तो ये क्या है? इनकी आपस में इंस्पिरेशन थी, जिसको देखते हुए इन लोगों ने क्या किया? ये सारे के सारे टाइटल्स का यूज करना शुरू किया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू।